जोहार नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग झारखंड की जलवायु के बारे में देखेंगे। झारखंड की जलवायु कैसी है, कितने प्रकार में बांटा गया है, इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बताइए कि जलवायु का निर्धारण होता कैसे है। जलवायु और मौसम में अंतर क्या है, मौसम क्या है, जलवायु क्या है, इसके बारे में हम लोग पहले देखेंगे। 30 या अधिक वर्षों के औसतन मौसम किसी भी स्थान का 30 या अधिक वर्षों के औसतन मौसम के आधार पर किसी क्षेत्र का जलवायु निर्धारित किया जाता है। यानी कि किसी भी क्षेत्र का जलवायु कैसे निर्धारित करेंगे, 30 या उससे अधिक वर्षों का एवरेज मौसम देखा जाता है, उसी के आधार पर उस क्षेत्र का जलवायु का निर्धारण किया जाता है। ठीक है। मौसम अल्पकालिक क्षणिक, किसी भी स्थान का अल्पकालिक क्षणिक मौसम, जैसे अभी मौसम कुछ और है, 1 घंटा के बाद मौसम कुछ और हो सकता है उस क्षेत्र में, तो मौसम जो है वो क्षणिक या अल्पकालिक होता है। पर जलवायु जो है वो 30 या अधिक वर्षों के औसतन मौसम के आधार पे उस क्षेत्र का जलवायु का निर्धारण किया जाता है। ठीक है। जलवायु जो है आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि जलवायु निम्नलिखित में से किस कारकों पे निर्भर करता है। ठीक है। इसलिए देखिए, जलवायु जो है अक्षांश पर निर्भर करता है कि जो क्षेत्र है वो किस अक्षांश में है। अक्षांश पे कैसे निर्भर करता है, इस फिगर के माध्यम से हम देखेंगे कि जिस क्षेत्र के जलवायु के बारे में आप जान रहे हैं वो क्षेत्र, उस क्षेत्र को हम देखेंगे कि किस अक्षांश में है, कहाँ पे उसका अवस्थिति है, उसके आधार पे जलवायु का निर्धारण किया जाता है। यानी जलवायु जो है अक्षांश पर निर्भर करती है, समुद्र तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। आपको पता है कि समुद्र तल से जितना ज़्यादा आप ऊपर जाइएगा, जितना ऊंचाई पे आप बढ़िएगा, ठंडा उतना ही बढ़ता है। ठीक है, उतना ही ठंडा बढ़ता है। यानी समुद्र तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है, समुद्र से दूरी पर निर्भर करता है कि जो वो क्षेत्र है वो समुद्र से कितना दूरी पे स्थित है। यानी इन सब तीनों चीज पे जलवायु जो है निर्भर करता है, या ये तीनों चीज जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है। अब देखिए अपना झारखंड के देखिए, क्योंकि आपको पता है कि भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें हमारा झारखंड भी है। यानी अब हमारे झारखंड के मध्य से बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। झारखंड की राजधानी रांची जो है वो झारखंड का मध्य भाग है और उससे गुजरती है कर्क रेखा, यानी झारखंड के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है। और आप देखिए कि ये जो 0 डिग्री विषुवत रेखा है उससे 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा होती है। और ये दोनों कर्क रेखा और मकर रेखा वाला जो एरिया है, 0 डिग्री से ऊपर 23.5 डिग्री और 0 से 23.5 डिग्री नीचे, इस एरिया को उष्ण बोला जाता है। इस एरिया को उष्ण बोला जाता है। और 23.5 से ऊपर 66.5 के बीच में शीतोष्ण बोला जाता है। ठीक है। और उससे ऊपर जो होता है वो शीत कटिबंधीय होता है। यानी कि हम लोग को उधर नहीं जाना है, हम लोग को पढ़ना है ये उष्ण। हमारा ये जो झारखंड है वो कर्क रेखा के, मतलब झारखंड के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। झारखंड के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा और मकर रेखा वाला जो एरिया है, 0 से 23.5 डिग्री ऊपर और 0 से 23.5 डिग्री नीचे, इस पे जो सनलाइट होता है वो सीधे पड़ता है। इधर जो अगर सनलाइट पड़ेगा तो इधर तिरछे पड़ेगा, इधर तिरछे पड़ेगा, इधर गर्मी कम होता है, इसलिए इधर वाला एरिया को शीतोष्ण कहा गया है। 23.5 से ऊपर और 23.5 से नीचे सनलाइट तिरछा पड़ता है। तिरछा पड़ने के कारण उस एरिया में गर्मी कम पड़ता है, शीतोष्ण बोला गया है, ठंडा अधिक पड़ेगा। और उष्ण वाला एरिया में सीधे, मतलब जो 23 डिग्री के अंदर 23.5 के नीचे, 0 से 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे वाला एरिया में सनलाइट सीधा पड़ता है, जिस कारण इसको उष्ण बोला जाता है। इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है। उष्ण का मतलब होता है गर्मी। अब सीधा लाइट पड़ेगा तो जाहिर सी बात है वहां गर्मी अधिक पड़ेगी। यानी कि 0 से 23.5 डिग्री ऊपर कर्क वाला एरिया, मकर वाला एरिया में
भरपूर गर्मी पड़ता है गर्मी के दिन में, इसलिए वर्षा के दिन में वहाँ पे पर्याप्त रूप से वर्षा भी होती है। यही कारण है कि इस एरिया में जितने भी क्षेत्र पाए जाते हैं वहाँ भरपूर आपको वन मिलेंगे, वन संपदा से भरपूर मिलता है ये एरिया, क्योंकि यहाँ पे प्रचुर गर्मी और प्रचुर वर्षा होती है। ठीक है, यही कारण है कि सनलाइट सीधा पड़ने के कारण इस एरिया को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है। और चूंकि हमारा झारखंड जो है यहीं पे इसी एरिया में स्थित है, कर्क रेखा झारखंड के बीच से गुजरती है, तो ये जो एरिया है उसको झारखंड को कर्क रेखा पे स्थित होने के कारण से ही झारखंड में जो जलवायु पाया जाता है उसको उष्णकटिबंधीय जलवायु कहा जाता है, क्योंकि इस एरिया को उष्ण कहते हैं और इसी एरिया में हमारा झारखंड स्थित है, इसलिए झारखंड की जलवायु को उष्णकटिबंधीय जलवायु कहते हैं। ठीक है, देखिए चूंकि झारखंड के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है और उस क्षेत्र में सनलाइट सीधे पड़ता है, और जहां सनलाइट सीधे पड़ता है उसको उष्ण क्षेत्र कहते हैं। अतः झारखंड एक उष्णकटिबंधीय प्रदेश है। झारखंड उष्णकटिबंधीय कैसे है, समझ में आ गया। और देखिए यहाँ की जो हवा है, यहाँ पे जो हवा जो होता है वो मानसूनी हवा का प्रभाव होता है झारखंड पे। झारखंड यानी पूरे भारत में जो भी हवा है उस हवा मानसूनी हवा होती है। मानसूनी हवा मतलब क्या होता है कि जिस हवा में नमी हो, जिस हवा में जल की मात्रा पर्याप्त हो, जल की मात्रा की उपस्थिति हो, उस हवा को मानसूनी हवा कहते हैं। हमारा भारत झारखंड में मानसूनी हवा का प्रभाव होता है, इसीलिए यहाँ की जलवायु को, चूंकि उष्ण एरिया में है तो उष्णकटिबंधीय और मानसूनी प्रकार की हवा है, इसलिए झारखंड की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु कहा जाता है। यानी हमारा जो झारखंड की जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए भले साधन की कमी पड़ सकती है बट कंटेंट का कमी नहीं होगा आपको कभी। जितना जरूरत है उतना कंटेंट आपको मिलेगा। इसलिए साधन पे मत जाइएगा आप लोग। यहाँ की हवा में मानसूनी हवा होती है, मानसूनी हवा होती है, मानसूनी हवा होती है। अतः झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। ठीक है, जो झारखंड की जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। ठीक है, कैसे है समझें। उष्णकटिबंधीय क्यों कहें और मानसूनी क्यों कहें, क्योंकि यहाँ जो हवा आती है, हवा का जो प्रभाव पड़ता है उसमें नमी की मात्रा होती है, इसलिए मानसूनी हवा है। और उष्णकटिबंधीय क्योंकि वो कर्क रेखा यानी उष्ण वाला एरिया में झारखंड हमारा स्थित है, इसलिए उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, यहाँ ग्रीष्म ऋतु, यहाँ आप देखिएगा ग्रीष्म, शीत और वर्षा मुख्य, ऐसा तो ऋतु 6 है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु ये तीनों में आपको पर्याप्त अंतर मिलता है। आपको गर्मी के दिन में भयानक गर्मी पड़ेगा, वर्षा के दिन में भी भयानक वर्षा होगा, ठंडा में भी अत्यंत ठंडा पड़ता है। आपको पर्याप्त अंतर दिख जाएगा कि हाँ अभी गर्मी चल रहा है। ठीक है, यहाँ का जो औसत तापमान होता है, हमारा झारखंड का जो औसत तापमान, एवरेज तापमान, औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। झारखंड का औसत वर्षा 140 सेंटीमीटर है। यहाँ का जो औसत तापमान है वो 25 डिग्री सेल्सियस है,
और यहाँ का जो औसत वर्षा है झारखंड का वो 140 सेंटीमीटर वर्षा है। इससे ऊपर हुआ तो औसत से अधिक वर्षा, इससे नीचे है किसी क्षेत्र में इससे नीचे है उस क्षेत्र को निम्न वर्षा क्षेत्र कहा जाता है। किसी क्षेत्र में इससे अधिक वर्षा है उस क्षेत्र को अधिक वर्षा क्षेत्र, उच्च वर्षा क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, यानी कि याद रखिएगा औसतन तापमान झारखंड का 25 डिग्री सेल्सियस, औसत वर्षा झारखंड का 140 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए झारखंड में कृषि जलवायु प्रदेश, झारखंड में कृषि को लेकर के जलवायु प्रदेश का विभाजन किया गया है कि भाई किस क्षेत्र, जिस क्षेत्र में मान लीजिए एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में विभाजन इसलिए किया गया है, इसको अलग एक कैटेगरी में रखा गया है कि यहाँ की मिट्टी कैसी पाई जाती है, यहाँ पानी की वर्षा यहाँ पे कितना होता है, यहाँ गर्मी कैसी होती है, और यही सब देखते हुए भाई मिट्टी, वर्षा, तापमान, ये तीनों को देखते हुए ये तीनों फसल का मुख्य कंपोनेंट है। वर्षा, मिट्टी, तापमान, ये तीनों फसलों को प्रभावित करते हैं। इसी को देखते हुए जलवायु क्षेत्र का विभाजन किया गया है। ठीक है, इसमें कई सारे लोग हैं, जैसे देखिए एनआईडीएम, भारत के कृषि जलवायु प्रदेश, पहले देखिए बता रहे आपको, कृषि जलवायु प्रदेश भारत के में 7, 6, 5, 4 ऐसे करके बांटा गया है, जिसमें भारत राज्य, झारखंड राज्य जो है भारत की कृषि, झारखंड राज्य भारत के कृषि प्रदेश, भारत के कृषि प्रदेश कृषि जलवायु प्रदेश 7 के अंतर्गत आता है, 7 के अंतर्गत आता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि झारखंड राज्य जो है भारत के किस जलवायु, कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो 7 जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत हमारा आता है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान एनआईडीएम, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान एनआईडीएम के रिपोर्ट के अनुसार, एनआईडीएम के अनुसार झारखंड राज्य को 3 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। झारखंड को 3 कृषि जलवायु प्रदेश में वर्गीकृत किया गया है। झारखंड को 3 कृषि, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एनआईडीएम के अनुसार झारखंड को कितने कृषि क्षेत्र में विभाजन किया गया है, तो 3 कृषि क्षेत्र में विभाजन किया गया है। ठीक है, उसके बाद है अयोध्या प्रसाद, अयोध्या प्रसाद के अनुसार, अयोध्या प्रसाद के अनुसार झारखंड की कृषि जलवायु प्रदेश को, झारखंड की कृषि जलवायु प्रदेश को 7 वर्गों में, 7 कृषि जलवायु प्रदेश में, 7 कृषि जलवायु प्रदेश में वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, अयोध्या प्रसाद के अनुसार झारखंड की कृषि जलवायु को 7 कृषि जलवायु प्रदेश में वर्गीकृत किया गया है। इसके एक और है कोपेन, कोपेन के अनुसार 2 कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित किया गया है झारखंड को। ठीक है, यानी कि एनआईडीएम के अनुसार 3, अयोध्या प्रसाद के अनुसार 7, एनआईडीएम को बोलते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, और अयोध्या प्रसाद के अनुसार 7, कोपेन के अनुसार 2 कृषि जलवायु प्रदेश में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, हम लोग एक एक को देखेंगे इनका, जो इनका एनआईडीएम के अनुसार, जो इस संस्था के अनुसार जो 3 क्षेत्र में बांटा गया है, उसमें पहला क्षेत्र देखिए, पहला आपका देखिए, पहला क्षेत्र क्या है, मध्य, मध्य व उत्तर पूर्वी पठार, मध्य व उत्तर पूर्वी पठार क्षेत्र। ठीक है, इससे आपको समझ में आ जाएगा, मध्य व उत्तर पूर्वी पठार क्षेत्र से आपको समझ में आ रहा है कि इसमें कौन कौन सा एरिया आएगा। मध्य का मतलब देखिए यहाँ पे रांची, सबसे पहले एक एक
वर्ड देखिए, मध्य बोला यानी कि रांची, ठीक है। उसके बाद उत्तर बोला यानी कि रांची से उत्तर क्या है, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, रामगढ़, धनबाद। और ये जो एरिया है गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा को, गढ़वा पलामू को उत्तर में नहीं गिनना है, गढ़वा, पलामू, लातेहार यानी पूरा पलामू प्रमंडल, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, इस एरिया को पश्चिमी वाला में रखेंगे। जो पश्चिम का आगे जलवायु क्षेत्र पढ़ेंगे उसमें ये गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा को पश्चिम वाला में रखेंगे। अब पलामू के जस्ट बाद चतरा से, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, रामगढ़ को उत्तर वाला में रखेंगे। और मध्य में रांची। अब पूर्वी भाग कह रहा है, उत्तर के बाद पूर्वी पठारी क्षेत्र, पूर्व में आपका ये पूरा संथाल परगना। इसमें कौन कौन सा भाग आएगा, तो सबसे पहले रांची, मध्य का कहा तो रांची, उत्तर में कहा तो चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़। मध्य वाला रांची, उत्तर में चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़। यानी कि पश्चिम को छोड़ दिया जाए, इसके बाद रांची से ऊपर सब टोटल, और उधर संथाल परगना, संथाल परगना का सारा जिला, संथाल परगना। यानी कि एक जलवायु क्षेत्र में आपका देखिए कहां से कहां आया, आपको ये याद रखना है कि पहला जलवायु क्षेत्र में मध्य, उत्तर, पूर्वी, पठार। मध्य यानी कि मध्य में पता है आपको कि रांची मध्य में स्थित है, रांची से स्टार्ट करना है, और उत्तर में पूरा पलामू प्रमंडल को छोड़ देना है, लातेहार, पलामू, लोहरदगा को छोड़ देना है, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, रामगढ़, और एक पूर्वी में संथाल परगना का सब, दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, साहेबगंज, कानपुर। यानी कि इस एरिया में इतना आपका एक भाग में आपका इतना पूरा कवर हो गया, ठीक है। यहाँ का देखिए विशेषता क्या है। अब यहाँ की विशेषताएं, यहाँ की विशेषता क्या है, इस एरिया की विशेषता क्या हो गया, ठीक है। इसकी विशेषता आपका ये है कि वर्षा का असमान वितरण, मतलब वर्षा का इस क्षेत्र में एक ऐसा समान नहीं है कि हर जगह 120 सेंटीमीटर है तो हर जगह 120 आएगा, असमान वितरण है, जगह अलग अलग जगहों पे अलग अलग वर्षा, वर्षा का असमान वितरण, असमान वितरण, ठीक है। पहला वर्षा का असमान वितरण। उसके बाद दूसरा इसमें है औसत वर्षा 140 से 152 सेंटीमीटर, वर्षा 140 से 152 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर। यानी कि इस एरिया में वर्षा औसतन वर्षा से अधिक होती है, औसतन वर्षा 140 है, बट यहाँ वर्षा जो है इस क्षेत्र में 140 से 152 सेंटीमीटर है, यानी कि औसतन वर्षा 140 सॉरी इस एरिया में औसतन वर्षा से अधिक वर्षा होती है, ठीक है। मानसून का देर से आना तथा जल्दी जाना, यहाँ मानसून देर से आएगी और जल्दी चली जाएगी, ठीक। उसके बाद यहाँ की मिट्टी जो है वो निम्न जल धारण क्षमता है, यह आपको पहले ही बता दिए हैं आपको हम, यहाँ की मिट्टी जो है लगभग सारी मिट्टी निम्न जल धारण क्षमता वाली है, मिट्टी निम्न जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता, मिट्टी की जो है वो निम्न जल धारण क्षमता है, ठीक है। उसके बाद काली मिट्टी, घर्षित मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। इस एरिया में काली मिट्टी क्यों, क्योंकि भाई आपको बताया था कि मिट्टी में संथाल परगना वाला में मिट्टी काली मिट्टी पाया जाता है, यानी कि काली मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और घर्षित मिट्टी, ठीक है, यहाँ पाई जाती है। उसके बाद आपको ये भी बताया था कि जलोढ़ इसलिए ऐड हुआ कि इधर साहेबगंज वाला एरिया में इधर गंगा नदी के चलते जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, ठीक है। यहाँ के मुख्य फसल देखिए, फसल धान, मुख्य फसल में आपका धान, गेहूं, मक्का, मोटा अनाज, धान, गेहूं, मक्का, मोटा अनाज, धान, गेहूं, मक्का, मोटा अनाज, ठीक है। नदी द्वारा सिंचाई की व्यवस्था, नदी द्वारा, नदी से सिंचाई, सिंचाई, ठीक है। यानी कि मध्य व उत्तर पूर्वी जो पठारी क्षेत्र वाला जो हमारा पहला जोन है, पहला जो हमारा भाग है उसमें रांची, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, संथाल परगना पूरा
रांची से ऐसे सब उधर वाला एरिया एक भाग में पूरा हो गया, ठीक है। उसमें वर्षा का असमान वितरण, वर्षा 140 से 150 सेंटीमीटर, मिट्टी निम्न जल धारण क्षमता, काली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, फसल धान गेहूं मक्का मोटा अनाज। अगर आप ये याद कर लीजिए क्षेत्र कि इसमें कौन कौन सा जिला रहेगा, तो आपको फिर ये याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मोटा मोटी आपका करना है कि उस एरिया में वर्षा अधिक होती है, 140 से 152 होती है, मिट्टी के निम्न जल धारण क्षमता है, असमान वर्षा होती है, और काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और उधर धान गेहूं मक्का मोटा अनाज होता है, और नदी से सिंचाई होती है, ठीक है। एक हो गया। उस पर आपका दूसरा है, देखिए दूसरा आपका पश्चिमी पठार, दूसरा जोन को पश्चिमी पठार के नाम से दिया गया है, ठीक है। इसमें आपका क्या आ जाएगा, ये पूरा अभी बता दें, पूरा पश्चिम वाला, यानी गढ़वा, पलामू, लातेहार, गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, अरे खुट्टी को भी इधर ही रखा गया है, यानी गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, ये पश्चिमी वाला। चतरा, रांची से इधर जितना भी एरिया है ये सब जो है खुट्टी, ये सब पश्चिमी पठार में रखा गया है, यानी कि दूसरा जोन में इसको रखा गया है, ठीक है। इसकी विशेषता देखिए, आप ये आसानी से याद कर सकते हैं। पश्चिम पठार तो पश्चिम में पूरे इधर हो गया, उत्तर मध्य पूर्वी में उधर हो गया, एक आपका भी बच गया इधर कोल्हान मंडल, यानी कि 2 बार में पूरा कोल्हान मंडल को छोड़ दिया जाए तो 2 गो में पूरा पढ़ लिए। पहला में रांची से लेकर के उधर, देखिए आपको इसमें लिखा है, पहला में देखिए, पहला में आपको रांची से लेकर के पूरा इधर वाला एरिया, सब पूरा एरिया है एक। दूसरा में आपको पश्चिमी वाला में ये वाला एरिया, गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खुट्टी, बच गया एक कोल्हान वाला, ये तीसरा में हो जाएगा, ठीक है। इसका विशेषता देखिए क्या है, झारखंड में सबसे ऊंचाई पर अवस्थित किसी जलवायु क्षेत्र, चूंकि आपको बताया थे कि पाट क्षेत्र झारखंड की सबसे ऊंची, पारस प्रांत को छोड़कर सबसे ऊंची भूभाग है, ठीक है। अपाट क्षेत्र हमारा लातेहार में वाला, पलामू वाला एरिया में है, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, पलामू, लोहरदगा, गुमला वाला एरिया पाट क्षेत्र कवर करता है। अब वो इसी भाग का, इसी का हिस्सा है, ठीक है। इसलिए ये सबसे ऊंचाई पर अवस्थित जलवायु क्षेत्र है, सबसे ऊंचाई पर स्थित जलवायु क्षेत्र है, ठीक है। पहली इसकी विशेषता। दूसरा, यहाँ पे भी वर्षा का असमान वितरण है, पठारी भाग की वजह से वर्षा का असमान वितरण यहाँ पे भी है। कुछ क्षेत्र सूखा प्रभावित है, जो कुछ क्षेत्र है वो सूखा प्रभावित है। पाट क्षेत्र में यहाँ पे वर्षा का असमान वितरण क्यों है, क्योंकि पाट क्षेत्र में अन्य के तुलना में अधिक वर्षा होता है। आपको पता है कि पाट क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है, आगे वर्षा ऋतु में हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि वर्षा सबसे अधिक कहाँ होती है, ठीक है। पाट क्षेत्र में, इस क्षेत्र में और भी क्षेत्र हैं, उसके तुलना में जो पाट क्षेत्र वाला एरिया है वहाँ अधिक वर्षा होता है, इसलिए इससे जाहिर सी बात है कि इस क्षेत्र में भी, इस जोन में भी वर्षा का असमान वितरण होगा। समान रूप से वर्षा हर जिला में, हर क्षेत्र में नहीं होगी, ठीक है। तापमान की अधिकता परंतु नेतरहाट में न्यूनतम तापमान, यहाँ तापमान की अधिकता होती है, तापमान अधिक, एक अपवाद में है नेतरहाट में न्यूनतम तापमान, नेतरहाट में न्यूनतम तापमान की अधिकता होती है इस क्षेत्र में, बट एक अपवाद है नेतरहाट में, वहाँ न्यूनतम तापमान देखा जाता है। वो झारखंड की सबसे ठंडा स्थान भी है वो, ठीक है। यहाँ पे लेटराइट मृदा तथा लाल मृदा पाई जाती है, लाल एंड लेटराइट मृदा पाई जाती है, ठीक है। इस एरिया में लाल एंड लेटराइट मृदा पाई जाती है। यहाँ भी मृदा की निम्न जल धारण क्षमता है, निम्न जल धारण क्षमता। आपको मिट्टी में ही जब मृदा पढ़ाए थे उसी समय बताए थे कि लाल मिट्टी फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है। लेटराइट मतलब हर मिट्टी, यहाँ की मिट्टी का अवशिष्ट प्रकार की है, खनिजों के अवशिष्ट से मिट्टी का निर्माण हुआ है। यही कारण है कि यहाँ की मिट्टी में निम्न जल धारण क्षमता है। यहाँ की मिट्टी में निम्न जल धारण क्षमता इसी कारण से होती है
आपको मिट्टी में ही बताया था कि लगभग सारे मिट्टी में जल धारण क्षमता निम्न होती है, क्योंकि खनिजों के अवशेष से मिट्टी का निर्माण हुआ है झारखंड की मिट्टी का। ठीक है, निम्न जल धारण क्षमता, निम्न उर्वरता, निम्न उर्वर शक्ति, इस क्षेत्र की मिट्टी की निम्न उर्वर शक्ति है, क्योंकि भाई लाल और लेटराइट, लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी दोनों इसमें पाया जाता है। और चूंकि बताया था कि लाल मिट्टी फेरस ऑक्साइड पाया जाता है और लेटराइट मिट्टी दोनों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है, जिस कारण से यहाँ की जो मिट्टी होती है वो कम उर्वर होती है। ठीक है, यहाँ का जो प्रमुख फसल है वो धान, मक्का, गेहूं, दलहन, तिलहन। प्रमुख फसल इसमें लिख दे रहे हैं, फसल धान, गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन। दलहन तिलहन क्यों यहाँ का ऐड हुआ है? आपको पता है कि दलहन और तिलहन में पलामू झारखंड में नंबर 1 पे है। दलहन तिलहन में पलामू जिला झारखंड में नंबर 1 पे आता है। जब अगर फसल पढ़ेंगे तो उसमें आप देखिएगा कि कौन सा फसल में कौन सा जिला नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है। तो पलामू हमारा जो है दलहन तिलहन में नंबर 1 पे आता है, इसलिए इधर धान, गेहूं, मक्का के साथ साथ दलहन तिलहन भी अधिक मात्रा में इस मिट्टी में उगाया जाता है। ठीक है, तीसरा है आपका दक्षिणी पूर्वी पठार। तीसरा आपका है दक्षिणी पूर्वी पठार। तीसरा आपका दक्षिण पूर्वी पठार। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी पठार। और इसमें आपको जाहिर सी बात है कि जब एक में मध्य, उत्तर और पूर्वी वाला में जब हमारा रांची से इधर हो गया, पश्चिमी में हमारा इधर वाला एरिया हो गया सिमडेगा तक, तो बचा कौन? पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला। यानी कि इसमें आपका हो जाएगा कोल्हान प्रमंडल, डायरेक्ट कोल्हान प्रमंडल, क्योंकि इसमें कोल्हाने का सिर्फ 3 जिला है, तो कोल्हान प्रमंडल का 3 जिला। ठीक है, इस एरिया में आ जाएगा दक्षिणी पूर्वी पठार वाला में कोल्हान प्रमंडल का 3 जिला। इसका देखिए, इसमें यहाँ पे भी वर्षा का असमान वितरण है। यहाँ पे भी वर्षा का असमान वितरण है। क्यों? क्योंकि इधर पूर्वी भाग में, इसका जो पूर्वी भाग में तीनों का क्षेत्र देखा जाए, इस तीनों जिलों को देखा जाए तो इसका पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है। पूर्वी भाग में, पूर्वी में अब अधिक वर्षा होती है, अधिक वर्षा। ठीक है, इसलिए वर्षा असमान वितरण, असमान वितरण, वर्षा का असमान वितरण होता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद औसत वर्षा 142 से 155 सेंटीमीटर। औसत यहाँ वर्षा जो है 142 से 155 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी जो वर्षा है वो औसत से अधिक होती है। जो औसत निर्धारण किया गया उससे अधिक होती है, 142 से 155 सेंटीमीटर होती है। मृदा की निम्न जल धारण क्षमता। अब आप कंफर्म हो गए होंगे, आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा इस चीज को लेकर के कि जिस एरिया को देखें, झारखंड के संपूर्ण एरिया में मृदा की निम्न जल धारण क्षमता दिखा। झारखंड के संपूर्ण इलाका में निम्न जल धारण क्षमता वाली मृदा दिखाई दिया। यानी कि यहाँ पे भी यही कारण से आपको मिट्टी में, मृदा में पढ़ा दिए थे कि यहाँ की सभी मिट्टियों पे की जो जल धारण क्षमता होती है निम्न होती है। क्यों? क्योंकि पठारी क्षेत्र, और दूसरा यहाँ की चट्टान, यहाँ के चट्टान में खनिज, ग्रेनाइट, नीस ये सब पाया जाता है, जिस कारण से मृदा जो है वो जल को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, धारण नहीं कर पाती है अधिक मात्रा में, नदी के रूप में बह जाती है जल। ठीक है, मृदा निम्न जल धारण क्षमता, निम्न जल धारण क्षमता। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ वनों की प्रचुर मात्रा होता है, वनों की प्रचुर मात्रा, वनों की प्रचुर मात्रा, प्रचुर मात्रा। क्यों? वर्षा तो अधिक हो ही रहा है, साथ ही साथ जमशेदपुर वाला जो एरिया है ना, वो झारखंड का सबसे गर्म स्थान है, झारखंड का सबसे गर्म स्थान है ये। इसी कारण से इधर वनों की, मतलब वर्षा भी अधिक, गर्मी भी अधिक, प्रचुर मात्रा में मिल रहा है, तो वनों की प्रचुर मात्रा। इसी कारण से सारंडा का वन जो है ना, यहाँ का सबसे घना वन है, सबसे बड़ा वन सारंडा वाला। ठीक है, सबसे अधिक वन वाला, वन क्षेत्रफल वाला जिला भी इधर ही वाला आता है, पश्चिमी सिंहभूम। उसके बाद यहाँ की जो फसल जो है, फसल देखिए यहाँ का फसल, यहाँ का जो फसल है वो फसल आपका धान,
गेहूं, मक्का के साथ साथ ज्वार, मोटा अनाज, वही है धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, यही सब यहाँ पे भी है। ठीक है, धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा यहाँ की प्रमुख फसल है। यहाँ का एक और ये क्षेत्र जो है, एक इसका एक अलग है कि सागर से प्रभावित क्षेत्र है। यह सागर प्रभावित क्षेत्र भी है। ये जो है वो सागर प्रभावित क्षेत्र भी है, इसलिए यहाँ पे आर्द्रता अधिक है। आर्द्रता अधिक, नमी अधिक इस क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि जो पूर्वी सिंहभूम है ना, झारखंड का सभी में से जो पूर्वी सिंहभूम है वो आपका सागर से सबसे अधिक है, सबसे नजदीक है। सॉरी, जो पूर्वी सिंहभूम जिला है वो समुद्र की सबसे निकटतम जिला है। जो पूर्वी सिंहभूम जिला है वो समुद्र, पूर्वी सिंहभूम समुद्र के सबसे निकट का जिला है। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम, इसलिए ये सागर प्रभावित क्षेत्र भी है और यहाँ की आर्द्रता भी अधिक होती है। ठीक है, प्रायः सभी क्षेत्रों की निम्न जल धारण क्षमता कम होती है, सॉरी जल धारण क्षमता मिट्टी की निम्न होती है, और सिंचाई नदियों द्वारा होता है, नदी द्वारा, तालाब द्वारा, कुआं द्वारा। ठीक है, यानी कि आपका हम NIDM के अनुसार तीन कृषि क्षेत्र में बांटा गया था, 3 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया था झारखंड को। वो तीनों कृषि जलवायु क्षेत्र हम लोग पढ़ लिए, तीनों में हमारा संपूर्ण आ गया। और तीनों में मतलब किस जलवायु क्षेत्र में कौन कौन सा जिला आता है और उसकी विशेषता क्या है, ये आपको याद रखना है। विशेषता आपको लगभग सबका सेम ही है, थोड़ा बहुत का अंतर है। निम्न जल धारण क्षमता सबकी है, औसत वर्षा से अधिक वर्षा हुई, 142 से 155 हो रहा है, उधर 140 से 152 हो रहा था। असमान वर्षा भी तीनों में, ये तो कि कॉमन है। असमान वर्षा तीनों में, असमान वर्षा का वितरण, निम्न जल धारण क्षमता तीनों में। धान, गेहूं, मक्का ऐसा हर जगह, कहीं कहीं थोड़ा सा कुछ अलग है, जैसे पश्चिमी वाला में दलहन तिलहन था, और इधर आपका ज्वार बाजरा ये सब है, ये वाला एरिया में। ठीक है, इस एरिया में एक और एक्स्ट्रा है कि वनों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है इधर। ठीक है, आपका NIDM के अनुसार देख लिए। कल हम लोग देखेंगे आगे अयोध्या प्रसाद वाला देख लेंगे, 7 प्रकार वाला, और फिर उसके बाद ऋतुएं और मौसम देख लेंगे। यहाँ पे कैसा मौसम होता है, कैसा ऋतु होता है। ठीक है, धन्यवाद।